हेलो दोस्तों, ये एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो कि उसके साथ बचपन में हुई कुछ घटनाओं की वजह से ट्रॉमेटाइज्ड होता है, जिस वजह से उसने अपने दोस्त भी नहीं बनाए थे और वो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी अभी तक सिंगल था। इसीलिए उसने 1 साल पहले मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को रजिस्टर भी करा लिया था, लेकिन अभी तक उसकी किसी के साथ भी कोई बात नहीं बनी थी। पर एक दिन ब्लू मैन कैफे में एक लड़की उसकी प्रोफाइल देखकर वहां पर उससे मिलने आती है। जब वो लड़की फ्रेडी से बात कर रही थी तो फ्रेडी का ध्यान उस लड़की की चेस्ट पर रहता है, जिस वजह से वो लड़की काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और वो उठकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम फ्रेडी को अपने घर पर देखते हैं जो कि अपने टॉयज को अपडेट कर रहा होता है और तभी हमें कछुआ दिखाई देता है जिसका नाम फ्रेडी ने हार्डी रखा था। ये हार्डी डॉक्टर फ्रेडी का इकलौता दोस्त होता है। तभी फ्रेडी को उसकी आंटी का कॉल आता है और वो उससे उसकी डेट के बारे में पूछती है, तो वो उनसे कहता है कि वो लड़की बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई और उसकी बात अभी भी नहीं बनी है। अब हम उसी रात फ्रेडी को अपने रूम की खिड़की पर खड़ा हुआ देखते हैं। तभी उसकी सोसाइटी का एक कपल वहां पर आता है जो हर रोज लेट नाइट पार्टी करता था। अब फ्रेडी उनको देख रहा होता है, तभी वो कपल एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसे देखकर फ्रेडी को और भी ज्यादा उत्तेजना हो जाती है और वो सोचता है कि उसका पार्टनर कब मिलेगा। नेक्स्ट डे फ्रेडी अपने क्लिनिक में जाता है और वहां पर एक बच्चे का इलाज करता है। जब रात को वो घर पर बैठा हुआ होता है तभी उसे किसी लड़की का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि उसे उसकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी लगी और वो उससे मिलना चाहती है, जिस पर फ्रेडी उसे ब्लू मून कैफे का एड्रेस दे देता है और अगले दिन उसी कैफे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जो समय फ्रेडी ने लड़की को दिया था वो समय काफी देर पहले निकल चुका था, लेकिन लड़की अभी तक नहीं आई थी और तभी हम उसी कैफे में उसी कपल को देखते हैं जो कि उस पर हंस रहे होते हैं और उनकी हंसी से फ्रेडी को पता चल जाता है कि इन लोगों ने उसके साथ प्रैंक किया है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब फ्रेडी और उसकी आंटी किसी पार्टी में जाते हैं जहां पर फ्रेडी की आंटी उससे कहती है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी उम्र हो चुकी है। उसी पार्टी में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए होती है। दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंटी फ्रेडी से कहती है कि ये लड़की तुम्हें देख रही है, तुम चाहो तो इससे जाकर बात कर सकते हो। इसके बाद फ्रेडी उससे सीधे बात करने चला जाता है और वो लड़की से पूछता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें कब देखा। तभी वहां पर उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है और वो फ्रेडी से कहता है कि क्या तुम मेरी बीबी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, जिस पर फ्रेडी उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद उसका हस्बैंड गुस्से में फ्रेडी को एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ लगते ही फ्रेडी जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी वाइफ को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। इसके बाद फ्रेडी अपनी आंटी के पास आता है और उनसे कहता है कि जब तुम्हें पता था कि वो लड़की मैरिड है तो तुमने मुझे उसके पास क्यों भेजा। तब तो वो मुस्कुराकर कहती है कि ये तुम्हारी प्रैक्टिस थी। अब फ्रेडी सो रहा होता है तो उसे उसी लड़की के सपने आ रहे होते हैं, मानो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका हो। अब जैसे ही अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में होता है तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है और अपना नाम कैनाज बताती है। वो फ्रेडी से कहती है इस क्लिनिक को मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया है और उस लड़की को देखकर फ्रेडी काफी अजीब हरकतें करने लगता है और उसके बाद उसका दांत देखता है तो उसका एक दांत खराब हो चुका होता है, जिस पर फ्रेडी उससे कहता है कि तुम अपने दांत का एक्सरे निकलवा लो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे दांत के बारे में कुछ बोल पाऊंगा। उसे देखने के बाद तो फ्रेडी उसके साथ अपनी एक खूबसूरत परिवार बनाने का सपना देख रहा होता है। अब अगले दिन कैनाज फिर से क्लिनिक में आती है। फ्रेडी उसका एक्सरे देखकर उससे कहता है कि तुम्हें एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तभी मैं तुम्हारा दांत निकाल सकता हूँ। कैनाज को बेहोशी में ऑपरेशन रूम में लेकर जाता है और उसको बेहोशी की हालत में ही अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही वो कैनाज के डॉक्यूमेंट से उसका एड्रेस भी निकाल लेता है ताकि वो इसे बाद में स्टॉक कर सके। अब हम देखते हैं कि कैनाज अपने घर पर जाती है जहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसका हस्बैंड बैठा हुआ है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, जिस पर वो बताती है कि मैं अपना दांत निकालवाने गई थी और उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड के साथ कहीं जाना था। हस्बैंड गुस्से में उससे कहता है कि मैं यहाँ पर भूख से मर रहा हूँ और तुम बाहर घूम रही हो। इतना कहते ही वो उसे मारने लगता है और दूसरी तरफ हम फ्रेडी को देखते हैं जो कि उसके घर के नीचे कार से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था जब उसका हस्बैंड उसे पीट रहा होता है। ये सब देखकर फ्रेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चाहता है कि वो उसके हस्बैंड को पीटे, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और उसके बाद वो सीधे अपने घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है जब उसके डैड ने उसकी मॉम को चीटर कहकर गोली मार दी थी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया था और ये सब कुछ उसी की आंखों के सामने हुआ था। इसी वजह से ये ट्रॉमेटाइज हो जाता है और इसी वजह से वो अपने दोस्त नहीं बना पाता और हर चीज से डरा रहता है। अगले दिन
फ्रेडी अपने ऑफिस में कैनाज का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं आती। तो फ्रेडी उसे कॉल लगा देता है, जिसके बाद कैनाज उसे बताती है कि उसके हस्बैंड नहीं चाहते कि वो घर से बाहर जाए, इसलिए वो क्लिनिक में अपने चेकअप के लिए नहीं आ सकती। तभी फ्रेडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ और तुम मुझसे वहां पर मिलो, जिस पर वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और फ्रेडी और वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं। तब फ्रेडी की नजर कैनाज के चेहरे पर लगे उन निशानों पर जाती है। कैनाज बताती है उसका हस्बैंड उसे रोज पीटता है। कैनाज का मन अच्छा करने के लिए फ्रेडी उसके लिए आइसक्रीम लाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दांत ठीक हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि अब फ्रेडी काफी सज धज कर रहने लगता है, क्योंकि उसे कैनाज से अब प्यार हो चुका था, इसलिए वो उसके सामने बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर जाता है और साथ ही वो उसके घर के नीचे रोज रात को स्टॉकिंग भी करता है। एक दिन फ्रेडी देखता है कि कैनाज का हस्बैंड सुबह 4 बजे जॉगिंग के लिए निकलता है। तभी फ्रेडी कैनाज को फोन करता है और उससे मिलने के लिए बोलता है, जिस पर कैनाज उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कैनाज भी अब फ्रेडी को काफी पसंद करने लगी है। तभी ये दोनों मूवी देखने जाते हैं और कैनाज फ्रेडी को किस कर लेती है, लेकिन घर जाने के बाद कैनाज फ्रेडी का फोन उठाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से फ्रेडी को उसकी चिंता होने लगती है। वो उसके घर पर जाता है और उसे देखते ही कैनाज उसे गले लगा लेती है और तभी फ्रेडी की नजर कैनाज के चेहरे पर लगे उन निशानों पर जाती है। तो कैनाज बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत ज्यादा मारा है। तभी फ्रेडी उससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, तो वो बताती है कि उसका हस्बैंड रेस्टोरेंट ब्लूज को चलाता है। फ्रेडी को याद आता है कि ये तो वही रेस्टोरेंट है जिसमें वो रोज जाया करता था। फ्रेडी तब तो कुछ नहीं कहता और घर पर चला जाता है और तब फ्रेडी को उसकी आंटी का कॉल आता है। वो फिर से फ्रेडी को शादी के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो जल्दी ही उससे शादी करने वाला है। अब इसके बाद अगले दिन फ्रेडी और कैनाज फिर से एक पार्क में मिलते हैं, जहां पर फ्रेडी कैनाज से कहता है कि अब तुम्हारे हस्बैंड को हमारे रास्ते से हटना होगा। कैनाज पहले तो मना कर देती है कि ये गलत है, लेकिन फ्रेडी उसको समझाता है और काफी मनाने के बाद अब कैनाज भी अपने हस्बैंड को मारने के लिए रेडी हो जाती है। उसके हस्बैंड को मारने से पहले फ्रेडी काफी दिनों तक रैकी करता है। वो उसके हस्बैंड की जॉगिंग टाइम पता करता है। कैनाज का हस्बैंड जॉगिंग के लिए कब घर से बाहर निकलता है। एक दिन कैनाज का हस्बैंड जॉगिंग के लिए घर से बाहर निकलता है तो घर के नीचे फ्रेडी भी गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मौका देखकर उसे ऐसी जगह पर मारने वाला था जहां पर आसपास कोई नहीं होता है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कोई इंसान होते हैं। वहां पर कुछ दूरी पर एक भिखारी होता है जो कि सोया हुआ था। तभी फ्रेडी उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से कैनाज का हस्बैंड जमीन पर गिर जाता है और फ्रेडी उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। उसे मारने के बाद फ्रेडी बेहद खुश होता है और अब वो अपने फोन को बंद करके 1 हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस पर चला जाता है। इस बीच में वो कैनाज से कोई बात नहीं करता है, जिससे कि अगर पुलिस कोई इंक्वायरी करती है तो उसका नाम उसमें ना आ जाए। तो गांव में रहकर वो गांव के कुछ लोगों का इलाज भी करता है, अपनी कार भी ठीक कराता है और 7 दिन बाद जब वो वापस शहर आता है तो सबसे पहले वो कैनाज के घर पर जाता है। लेकिन जैसे ही वो डोर नॉक करता है तो एक लड़का उस दरवाजे को खोलता है। उस लड़के को देखकर फ्रेडी काफी शॉक्ड हो जाता है और वो लड़का कैनाज को बेबी बुलाता है, जिस पर फ्रेडी उससे पूछता है कि ये कौन है। तभी कैनाज बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने अपने हस्बैंड को रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा यूज किया है। ये सुनकर फ्रेडी को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम तो उसके होटल के शेफ हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और साथ ही वो कैनाज से पूछता है कि सच में ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है भी। तभी उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी को पकड़कर पीटने लगता है और उसे डराने की कोशिश करता है। वो फ्रेडी को कुछ स्टॉकिंग वाले फोटोज को दिखाकर उसे डराते हैं और कहते हैं कि पुलिस को हमने अभी तक कुछ नहीं बताया है, अगर तुमने हमें परेशान किया तो हम तुम्हारे ये फोटोज पुलिस को दे देंगे। ये सब होने से फ्रेडी बहुत दुखी होता है और अपने घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद वो जमीन पर लेटकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और उन सभी कपड़ों को जला देता है जो उसने कैनाज को दिखाने के लिए पहने थे। इसके बाद वो सीधे अपने आंटी के घर जाता है और उनको गले लगाकर काफी रोता है और उन्हें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। इस पर उसकी आंटी उसको काफी समझाती है और कहती है कि रिलेशनशिप में ये सब चलता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर कैनाज अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद अब ये रेस्टोरेंट हमारे नाम हो गया है और इस रेस्टोरेंट को वो अपने तरीके से रन करेगी। अब नेक्स्ट डे फ्रेडी अपने पुराने लुक में ब्लूज रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर वो एक चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर करता है। फ्रेडी को देखकर कैनाज और उसका बॉयफ्रेंड दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे धमकी देने लगता है, जिस पर फ्रेडी उसे कहता है कि मुझे सिर्फ कैनाज के मुंह से एक बार सॉरी सुनना है, वो एक बार मुझे सॉरी बोल दे उसके लिए जो उसने मेरे साथ किया है।
ये सुनकर कैनाज अपने बॉयफ्रेंड से उसे पीटने के लिए बोलती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत ज्यादा मारते हुए कहता है कि अगली बार से मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। इतना सब होने के बाद फ्रेडी कैनाज और उसके बॉयफ्रेंड रेमंड से बदला लेने का सोचता है। वो सबसे पहले उसकी पर्सनल डिटेल्स निकालता है और उन जानकारी के बेसिस पर जो जानकारी कैनाज ने उसे पहले दी थी। इसके बाद जैसे ही कैनाज और उसका बॉयफ्रेंड घर से बाहर जाता है तभी फ्रेडी उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है और साथ ही वो चाबी की हेल्प से कैनाज के घर में दाखिल होता है, जिसके बाद वो उसके खाने में कुछ नशीली दवाई मिला देता है और बाथरूम में जाकर कैनाज के बॉडी वॉश में एक लिक्विड मिक्स कर देता है जिससे कैनाज को एलर्जी थी। तभी कैनाज और रेमंड घर के अंदर आते हैं और उन्हें देखकर वो छिप जाता है। रेमंड खाना गर्म करने के लिए किचन में जाता है और कैनाज वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए जाती है और मौका पाकर फ्रेडी उस घर से बाहर चला जाता है। खाने में नशीली दवाई होने की वजह से इन दोनों को काफी गहरी नींद आती है। तभी फ्रेडी फिर से उस घर में अंदर आ जाता है और वो उसके बॉयफ्रेंड के फोन से खुद को एक मैसेज करता है कि क्या मैं तुम्हारी कार को बोरो कर सकता हूँ, और वो अपनी फोटोज भी उसके फोन से डिलीट कर देता है और वो रेमंड के फोन से कैनाज की कुछ बेकार फोटोज पोस्ट कर देता है। नशीला खाना खाने की वजह से ये दोनों अब काफी गहरी नींद में सो रहे होते हैं और कैनाज के फेस पर काफी रैशेज हो जाते हैं और जैसे ही कैनाज की आंख खुलती है तो वो जोर जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसका पूरा फेस अब एलर्जी से भर चुका है और इसी हालत में वो भागकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट में किसी ने बैड रिव्यू दिया है जिसकी वजह से उसके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहा है। इसलिए वो दोनों सीधे अपने रेस्टोरेंट जाते हैं जहां पर उनका मैनेजर बताता है कि किसी के खाने में छिपकली निकली थी और उसने वो फोटो पोस्ट कर दी है। तभी कैनाज की नजर उसके गंदे फोटो पर पड़ती है। अब वो रेमंड पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये क्या कर डाला तुमने, ये सब काम फ्रेडी कर रहा है और ये बैड रिव्यू उसी ने दिया होगा। इसके बाद कैनाज फ्रेडी की फोटो दिखाते हुए मैनेजर से पूछती है कि क्या बैड रिव्यू देने वाला यही इंसान है। उसे देखकर मैनेजर कहता है कि शायद ये वही आदमी है जिसने हमारे रेस्टोरेंट के बारे में गलत बोला है। अब ये दोनों फ्रेडी से मिलने का फैसला करते हैं और फ्रेडी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फ्रेडी पहले ही पुलिस को कॉल कर देता है। तभी रेमंड वहां पर पहुंचकर फ्रेडी को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों से सवाल करने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और फ्रेडी को क्यों पीट रहे हो। तभी कैनाज बताती है कि इसने मेरे हस्बैंड को मारा है और ये मुझे बहुत ज्यादा स्टॉक करता है और स्टॉकिंग के मेरे पास सबूत भी हैं। अब जैसे ही कैनाज अपने फोन में उन पुरानी पिक्चर्स को देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि फोन से वो सारी पिक्चर्स डिलीट हो चुकी हैं, जिस पर पुलिस वाले कैनाज और रेमंड को वार्न करते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर है और दोबारा तुम इस तरीके की हरकत करते हुए दिखे तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब हम फ्रेडी को उसकी आंटी के साथ देखते हैं। फ्रेडी उनसे पूछता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को क्यों मारा। तब वो बताती है कि वो बेहद ही शकी इंसान था और इसीलिए उसकी माँ को उसने मार दिया और खुद को भी मार लिया था। जैसे ही फ्रेडी घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है और वहां पर एक गन की बुलेट भी रखी होती है, जो इस बात का सबूत था कि अगर कोई चाहता तो वो उसको आसानी से मार भी सकता था। तभी फ्रेडी कैनाज और रेमंड को फोन करता है और उनको कहता है कि तुमने मेरे घर पर बुलेट रखी थी और मैंने तुम्हारे रूम में सांप को छोड़ा है, तो तुम बचकर रहना। और इसी डर से वो दोनों अपना घर छोड़ देते हैं और वो एक लॉज में जाकर रहने लगते हैं। तभी फ्रेडी को कैनाज का कॉल आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा पेट कछुआ मिल गया। फ्रेडी अपने पेट को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे उसका पेट नहीं मिल रहा था, जिस पर कैनाज रेमंड कहते हैं कि हमने तुम्हारे पेट का सूप बनाकर पी लिया था और वो काफी लजीज था। ये सुनकर फ्रेडी को बहुत ज्यादा जोर से रोना आता है क्योंकि वही कछुआ उसका एक आखिरी दोस्त था। फ्रेडी अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें उसे रेमंड क्लियर दिखता है जो कि उसके कछुए को चुरा कर ले जा रहा होता है। ये देखकर फ्रेडी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बुरी तरीके से बदला लेने की ठान लेता है। फ्रेडी सबसे पहले अपने नौकर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपना फार्म हाउस खाली चाहिए क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पर पार्टी करने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद वो सीधा उस भिखारी के पास जाता है जो कि उस रात वहां पर था और वो उसे कुछ पैसे देकर पुलिस को सब कुछ सच बोलने को कहता है। भिखारी पुलिस के सामने जाकर कहता है कि उसने उस रात उस मर्डर को होते हुए देखा था और वो मर्डर फ्रेडी की गाड़ी से ही हुआ था। अब ये सुनकर पुलिस इंक्वायरी करने के लिए फ्रेडी के क्लिनिक में जाती है जहां पर फ्रेडी उन्हें बताता है कि हाँ वो गाड़ी तो मेरी थी लेकिन उसे चला रेमंड रहा था और वो एक मैसेज दिखाता है। रेमंड ने लिखा था कि क्या मैं तुम्हारे कार को बोरो कर सकता हूँ। रेमंड का रेस्टोरेंट ब्लूज की मालिक कैनाज के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए कैनाज के हस्बैंड को रेमंड ने मार डाला क्योंकि जब उसकी कार लौट कर आई थी तब वो गाड़ी टूटी हुई थी और उस पर कुछ खून लगा हुआ था।
जिससे फ्रेडी समझ गया था कि केनाज ने रेमंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को रास्ते से हटा दिया है। जब से इन दोनों ने उसको मारा है तब से ये लोग मुझे काफी परेशान कर रहे हैं ताकि मैं पुलिस को कुछ ना बता दूं, और साथ ही वो घर की वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें रेमंड उसके घर से उसके पेट कछुए को चुरा कर ले जा रहा था। ये देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, और इसके बाद अब पुलिस छानबीन करने के लिए रेमंड और केनाज के पास जाने वाली होती है। इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा होता है, और तभी वो उन्हें फोन करके बोलता है कि मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है। अगर तुम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो मुझे मेरे फार्म हाउस पर आकर मिलो, और तुम्हें सिर्फ एक सॉरी बोलना है और मैं तुम्हें पुलिस के झंझट से बाहर निकाल दूंगा। तुम अपने साथ एक सूटकेस भी लेकर आना जो कि मैं लाना भूल चुका हूँ। इसके बाद ये दोनों फार्म हाउस पर पहुंचकर फ्रेडी को मारने की सोचते हैं। दूसरी तरफ पुलिस रेमंड और केनाज के घर पर पहुंचती है, पर उन्हें घर पर कोई नहीं मिलता। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो वो देखती है कि रेमंड और केनाज एक सूटकेस लेकर घर से बाहर जा रहे होते हैं, जिससे पुलिस ये सोचती है कि ये दोनों भाग चुके हैं। दूसरी तरफ फ्रेडी दोनों के लिए वाइन सर्व करने के लिए जाता है। तभी केनाज की नजर फ्रेडी के पास टेबल पर रखी उस गन पर पड़ जाती है, और वो उसे उठाकर फ्रेडी की तरफ गन पॉइंट करती है, और जैसे ही वो गन चलाती है तो उसे पता चलता है कि वो गन तो खाली है। ये देखकर फ्रेडी इस पर बहुत जोर से हंसता है और वो रेमंड और केनाज पर अटैक कर देता है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से बंधा हुआ पाते हैं। फ्रेडी उन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों नहीं बच पाओगे, लेकिन यहाँ केनाज फ्रेडी से कुछ कहना चाहती है तो वो उसे एक मौका दे देता है। पहले तो केनाज उससे माफी मांगती है, इसी वजह से फ्रेडी उसे एक मौका दे देता है और वो उसके हाथ में सेलो ला कर देता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो उसकी माँ की बहुत बड़ी फैन थी और उसकी माँ सेलो प्लेयर होती है। केनाज सेलो को नहीं प्ले कर पाती है, जिस पर वो उससे कहता है कि तुमने मुझे इस पर भी झूठ बोला और इसलिए अब तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगी। इसके बाद फ्रेडी रेमंड के एक एक करके उसके सभी दांत निकालने लगता है और दर्द की वजह से रेमंड मर जाता है। पहले तो वो रेमंड की बॉडी को अपने गार्डन में दफना कर आता है, इसके बाद वो केनाज के दांत भी उसी दर्द के साथ निकालता है। वो बेहोश हो जाती है और फ्रेडी उसे भी ले जाकर अपने उस गार्डन में दफना देता है, और दफनाने के बाद उन दोनों की कब्र पर लेटकर काफी खुश हो रहा होता है। और